वीडियो में आप आर्ट्स के 12वीं के अर्थशास्त्र के जो वैकल्पिक प्रश्न है जो 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमिक्स में अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं और वैकल्पिक प्रश्नों का मिश्रण होता है और ये 100 अंक के होते हैं जिसमें से इस बार 40 अंक इकोनॉमिक्स के आने वाले हैं। और इन 40 प्रश्नों में कुछ 10-10 प्रश्न के हम सीरीज़ बनाए हैं और 10 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि इसमें आपको भी मौका दिया जाएगा, आप भी अपने अंक को चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। किसके अनुसार जो कहा गया है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए मार्शल, पॉल सैमुअल्सन, मतलब अल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुअल्सन, जे मिल्स और ए स्मिथ, एडम स्मिथ। इसका जो सही आंसर होगा वो है ए मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। तो ये साथ साथ आप भी आंसर देते चले और जिससे आपको अपने आप को चेक करने में मदद मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर दे सकते हैं और आपके कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी वस्तु को मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता किसमें है। ऑप्शन है ए उपभोग, बी उपयोगिता, सी गुण और डी रुचि। तो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता किसमें है, इसका आंसर कोई भी वस्तु अगर उपयोगी है तभी वो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट कर पाएगा, क्योंकि अगर जब तक उपयोगी नहीं होगा तब तक रुचि नहीं होगा और उसके लिए गुण देखा जाता है और उपभोग उसके बाद उपभोग किया जाता है। तो सबसे पहले वस्तु की उपयोगिता को देखा जाता है, इसलिए आंसर होगा इसका बी। आंसर इसका बी, उपयोगिता, आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और इसे भी ध्यान से आप देखिए और इन प्रश्नों का सटीक जवाब आप देने का प्रयास करें और अपने तैयारी को अच्छे से चेक करें। तो अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न यहाँ उत्पादन के निम्न में से कौन सा साधन है। उत्पादन का निम्न में से कौन सा साधन है, इससे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसे आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसे जान सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी या सभी। तो आंसर इसमें जो होगा वो होगा सभी, इनमें से सभी, क्योंकि उत्पादन करने के लिए हमें भूमि की भी आवश्यकता होती है, श्रम जो बहुत ज़रूरी है, पूंजी क्या होता है, एक फैक्ट्री सेटअप होता है। तो सबसे पहले जो होता है यहाँ पे फैक्ट्री में हमको क्या चाहिए, भूमि, फिर चाहिए इस पर श्रम, उसके बाद यहाँ पे पूंजी। तो भूमि, श्रम, पूंजी, ये 3 चीज़ बहुत ही आवश्यक है, तभी जो है उत्पादन की क्रिया संपन्न हो सकेगी। इसलिए यहाँ पे भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों आंसर होगा, मतलब इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ये प्रश्न हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन आप लोग जानेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या होगा भी या नहीं भी, ये फैसला सरकार पर है, लेकिन फिर भी आप तो अपनी तैयारी को जारी रखें, ताकि अगर फिर से अगर ऐलान होता है कि ये एग्ज़ाम होगा तो इसके लिए आप तैयार रहें, प्रिपेयर्ड रहें। तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने ये 10-10 का प्रश्न का सीरीज़ बनाया है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
और हम आपको आसानी से इस तरह से पढ़ा पाएंगे। और 1 मार्क्स का जितने भी 40 क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस करवा पाएंगे। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है कि मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। मतलब मांग की कीमत लोच से आप क्या क्या समझते हैं, मतलब इसका क्या अभिप्राय है। तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, ऑप्शन है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होना मांग की कीमत लोच है, या मांग में परिवर्तन होने से होता है, या सी में वास्तविक आय में परिवर्तन होता है, या डी में कीमत में परिवर्तन होने से सिर्फ मांग की कीमत लोच कहलाता है। इसका जो सही आंसर है, मांग का जो कीमत लोच होगा इसका मतलब होता है कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में अगर परिवर्तन हो गया तो उसे हम लोग मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट आंसर है वो फर्स्ट आंसर सटीक है। इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए होगा, क्योंकि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। मान लिया जाए कि टमाटर का कीमत अगर 10 रुपया है तो इसकी मांग अधिक होगी, और टमाटर का कीमत अगर 12 रुपया हो जाती है तो मांग थोड़ी सी घट जाएगी। तो यहाँ पे जो प्राइस चेंज हुआ, प्राइस चेंज होने के कारण यहाँ पे कीमत में भी परिवर्तन हुआ। प्राइस चेंज हुआ तो मांगी गई मात्रा भी परिवर्तित हुई, इसलिए इसे मांग की कीमत लोच कहा जाता है। यही इसकी सटीक परिभाषा है। तो परिभाषा मांग की कीमत लोच की होता है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो यहाँ पे ईडी का जो फॉर्मूला था पहले डेल क्यू बाई डेल पी और पी बाई क्यू, जो पहले प्राइस था ये मांग की कीमत लोच। अगर ईडी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाता है तो मांग अधिक लोचदार होती है। फिर 3 इसमें कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन कि अगर ईडी का मान 1 से बड़ा हो तो मांग अधिक लोचदार होता है। अगर ईडी का वैल्यू लेस देन 1 हो तो मांग कम लोचदार होता है, बेलोचदार होता है। और ईडी का मान अगर इकाई के बराबर है, मतलब 1 के बराबर है, तो मांग सिर्फ सापेक्षतः लोचदार होगा। तो अगला प्रश्न जो है वो है 5वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग को मिल गया, आंसर इसका ए होगा। और 4th के बाद 5th क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 5th क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा। सी में ऑप्शन है मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, और डी में ऑप्शन है सरकार द्वारा। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, और इसका आंसर क्या होना चाहिए ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो मांग का जो किसी वस्तु का मूल्य जो होता है निर्धारित होता है, मूल्य निर्धारित होता है मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। इसका आंसर सी होगा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है। जैसे किसी वस्तु का अगर मूल्य बढ़ जाता है, किसी वस्तु का अगर मूल्य बढ़ जाता है तो मांग में कमी आ जाती है, और किसी वस्तु का मूल्य अगर घट जाता है तो मांग बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो कोरोना वैक्सीन है वो क्या हो रहा है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अभी जो कोरोना चल रहा है इसका उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कि वैक्सीनेशन का मांग कब बढ़ गया, जब कोरोना पीक पर आ गया। कोरोना का दूसरा लहर आया तो ये पीक पे आ गया, इस कारण से वैक्सीनेशन का मांग बढ़ गया। तो मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है। सरकार ने वैक्सीन का भी मूल्य निर्धारण किया है, क्योंकि जैसा जिस स्टेट में मांग है उसी के अनुसार उसका मूल्य भी तय किया गया है। तो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। पूर्ति अधिक है तो मूल्य जो होता है कम होता है, पूर्ति कम है तो मूल्य अधिक जोड़ दिया जाता है, जिससे मांग थोड़ी सी घटे ताकि बैलेंस हो जाए। जनता का बैंक कौन सा है? इसमें से जनता का बैंक कौन सा है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर है वो क्या होगा, या आप कमेंट कर सकते हैं। अगर
आपको ये प्रश्न आते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले आपके लिए। तो यहाँ पे जनता का जो बैंक होता है, जनता केंद्रीय बैंक के पास नहीं जाती है, दोनों के पास नहीं जाती है, कोई भी नहीं। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा व्यापारिक बैंक, क्योंकि हम लोग का जो सेविंग अकाउंट होता है वो व्यापारिक बैंक में ही होता है, करंट अकाउंट होता है वो भी व्यापारिक बैंक में ही होता है। और केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर ई, आंसर ई, इसका सही आंसर होगा आंसर ई। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग, अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं, हम लोग को पहले ही से पता है, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि में क्या होता है, व्यष्टि में हम लोग व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसी को पैटर्न मान के हम लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनमें किसका अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का, कुल रोजगार का, कुल उत्पादन का, ये सभी। तो ये सभी हमारे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार और कुल उत्पादन जो है ये सभी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए इनमें से ये आंसर सभी होगा, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई। तो इसका आंसर जो होगा वो सभी होगा, आंसर इसका 7 का डी होने वाला है। तो इसका आंसर जो हो गया वो डी हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है इनमें से आपको बताना है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो होता है, यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया या यूको बैंक। इसमें से जो सही आंसर होगा वो आंसर बी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, मतलब इसे केंद्रीय बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं। ये बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों को ये नियंत्रित रखता है और सभी बैंकों में को हैंडल करता है ये केंद्रीय बैंक। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसकी है। किसने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ऑप्शंस है क्रोथर, ऑप्शन बी है हॉटले विदर्स, ऑप्शन सी है मिसेस रॉबिन्सन और ऑप्शन डी है सिराज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो आंसर होगा बी, हॉटले विदर्स। हॉटले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह आंसर होगा बी, आंसर बी। इसे याद रखें, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो इसे घर में दोबारा दोहराए भी और इसे इस वीडियो को देखें, 2 बार देखने से इसे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, और जो आखिरी प्रश्न है वो है प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को यह भरना पड़ता है। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये किसी दूसरे पर टाल सकते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो हम लोग जैसे जीएसटी होता है, जीएसटी जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जीएसटी में अगर कोई व्यक्ति सामान खरीदता है तो उसे जीएसटी लगता है, अगर सामान नहीं खरीदता है तो जीएसटी उसे नहीं लगेगा, मतलब वो दूसरों पर टाल दिया, खुद तो उसे पे नहीं करना है। लेकिन आयकर जो होता है वो दूसरों पर नहीं टाला जा सकता है, या उपहार खरीदते हैं तो उसका कर हम लोग दूसरों पर नहीं टाल सकते हैं। ये दोनों इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी, ए और बी दोनों होगा। इसलिए
ये प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तैयारी के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तैयारी अभी अगर करते हैं आप तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप इसे अन्वेषण करके जान सकते हैं कि किन किन परीक्षाओं में ये पूछा गया है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर सी, ए और बी दोनों जो है वो प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर का परिभाषा भी हम बता दिए कि ये वह कर होता है जिसे उस व्यक्ति को भुगतान करता है जिस पे यह कर लगाया जाता है, उसी व्यक्ति को करना पड़ता है जिस पे ये कर लगाया जाता है। ये किसी दूसरे व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता। और अप्रत्यक्ष कर का जो परिभाषा है वो अप्रत्यक्ष कर का परिभाषा क्या है कि यह वह कर है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। तो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर हम लोग को समझ में आ गया। और यहाँ पे हम लोग अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दिए थे। बेस्ट एग्जांपल जो था जीएसटी, वैट टैक्स, ये सब जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है जिसे सरकार लगा देती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 10 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से आप लोग इसे रिवीजन कर लें। एक बार तुरंत हम लोग रिवीजन करते हुए चलते हैं जिससे आपको याद रहे। तो चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है? इसका आंसर है एडम ए मार्शल। इसका आंसर जो है वो ए मार्शल है। तो यहाँ पे ए मार्शल हो गया। अगला प्रश्न है बी में है किसी वस्तु को मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता किसमें है? तो उपभोग, उपयोगिता, गुण, रुचि। तो हमने कहा था कि उपयोगिता बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि अगर कोई भी वस्तु अगर उपयोगी ना हो तो उसे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा, इसलिए उपयोगिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है तीसरा, उत्पादन में से निम्न में से कौन साधन है? इसका जो सही आंसर है वो होगा सभी। भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी। चौथा क्वेश्चन होता है, तो चौथा क्वेश्चन बताया गया है मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? तो मांग की कीमत लोच क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। अगला प्रश्न था पांचवा क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है किसके द्वारा? मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा। मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। आंसर सी होगा। छठा क्वेश्चन है जनता का बैंक कौन सा है? तो हमने बताया था कि जनता का बैंक व्यापारिक बैंक है क्योंकि इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सावधि बचत खाता, ये सभी खाते ये जनता के बनाए जाते हैं। तो ये व्यापारिक बैंक में ही सब होता है, तो ये व्यापारिक बैंक आंसर होगा, आंसर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार और कुल उत्पादन सभी का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुद्रा का छपाई का काम भी यहीं से होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसकी है? यह आंसर होगा बी, होटले ब्रदर्स का। क्वेश्चन नंबर 10 जो आखिरी प्रश्न है वो है प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर क्या है? इसमें से दोनों आंसर होगा, आयकर, बाहर कर, दोनों।